बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। उनको चंद दिन पहले गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनकी लाहौर में मौजूदगी की वजह से नक्स अमन का ख़तरा पैदा हो गया था। 16 MQ के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था और इसीलिए गिरफ्तार किया गया था कि उनकी वजह से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता था। खबर ये थी कि शेर अफजल मरवत एक शेड्यूल बना कर गए हैं और वो जिस तरह से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े बड़े वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को एक तरह से चार्ज कर दिया है, उठा के रख दिया है, इसी तरह का प्लान लेकर वो पंजाब में भी आए हैं। लेकिन पंजाब में वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि कामयाब क्या, उनको कामयाब होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो रिहा होकर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद पहुंचने पर टोल प्लाजा पर उनको वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, नारेबाजी हुई और उनका बड़ा वालेहाना इस्तकबाल किया गया। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जी मुझे मरियम नवाज़ के कहने पर गिरफ्तार किया गया और मरियम नवाज़ के ईमा पर ही मुझसे बदसलूकी की गई। अब ये तो पाकिस्तान में कोई इस तरह की रिवायत या कल्चर है नहीं कि तहकीकात हों कि बदसलूकी किसने की और क्यों की और किसके कहने पर की, लेकिन बहरहाल ये उनका इल्ज़ाम है मरियम नवाज़ पर और वो समझते हैं कि उनको मरियम नवाज़ ही के कहने पर गिरफ्तार किया गया। तो बहरहाल शेर अफजल रिहा हो गए। अब क्या वो पंजाब में उसी प्लान के मुताबिक चल पाएंगे जिस तरह से जो प्लान वो बना कर गए थे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। शेर अफजल मरवत रिहा होकर वापस इस्लामाबाद आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर वो उसी प्लान को एग्जीक्यूट कर सकेंगे पंजाब में, या इस वक्त वो हालात हैं। आइंदा चंद दिन में इलेक्शन का माहौल बन जाएगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी बहरहाल उनके लिए कोई ज़्यादा साजगार दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपने प्लान के मुताबिक पंजाब में भी उसी तरह से वर्कर्स कन्वेंशन करें जिस तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किए हैं। चंद खबरें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आज एक मामला जो है वो काफ़ी सारा दिन खबरों में रहा और वो मामला था जजेस की फैमिली को प्रोटोकॉल देने का या तलाशी के बगैर जो है वो एयरपोर्ट से गुजारने का मामला। इस पर मैंने भी सवाल उठाया था कि भाई ये लेटर जो आया है, आखिर क्या वजह है इसकी कि जजेस की बीवियों को रियायत हासिल होनी चाहिए? आखिर वो ऐसा क्या सामान ले जाना या लाना चाहती हैं कि उनको जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए और उनकी तलाशी ना ली जाए? और ये सारा मामला उस वक्त हमारे सामने आया कि जब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब छुट्टियों पर जो है वो तुर्की गए हैं और जब गए हैं तो उसी वक्त ये लेटर हमारे सामने आता है। लेकिन चूंकि इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लेटर सर्कुलेट होता रहा, तो आज तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेक्रेटरी एविएशन को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस की अहलिया ने ना ही इस्तिस्ना मांगा ना ही उन्होंने इस्तिस्ना हासिल किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये लेटर क्यों लिखा गया, इसकी हकीकत क्या है? तो इस पर भी खुद ही तर्जुमान इलेक्शन कमीशन वजाहत कर रहे हैं और उस वजाहत में ही सारी कहानी मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को खत लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस को जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना हासिल है, मगर हाजिर सर्विस जजेस को क्यों नहीं है? ये खत लिखा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को। काजी फैसल साहब कब चीफ जस्टिस बने थे? 17 सितंबर को। उसके ठीक 4 दिन के बाद जब, और काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस बनते ही अपना जो अफसरान है लगाए थे रजिस्ट्रार समेत। अब 21 तारीख को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एक खत लिखते हैं एविएशन को और वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी फैमिली को जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना हासिल है, तो हाजिर सर्विस जजेस को क्यों नहीं है? इसके बावजूद, इस तरह का खत लिखने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हमने ये तो नहीं कहा था कि हमें इस्तिस्ना दें। तो भाई फिर आपने क्या कहा था? आप क्या मांग रहे थे? क्या आप ये कह रहे थे कि रिटायर्ड जजेस की फैमिलीज की तलाशी नहीं होनी चाहिए? ये मकसद था आपका? आप ये कह रहे हैं कि भाई रिटायर्ड जजेस की फैमिलीज को इस्तिस्ना है कि उनकी बॉडी सर्चिंग ना हो, तो जो मौजूदा जजेस हैं उनकी फैमिली को क्यों नहीं है? इसका मतलब एविएशन ने यही लिया और उन्होंने लेटर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, जजेस की फैमिलीज को नहीं होगा। अब आप कहेंगे नहीं हमने ये तो नहीं कहा था जो आप कह रहे हैं। तो भाई फिर आपने क्या कहा था जो गलत समझा है एविएशन ने? फिर वो कहते हैं कि जी खत में ये भी कहा गया था, आज तर्जुमान कह रहा है कि उस वक्त जो खत लिखा गया था उसमें कहा गया था कि पहले वाले चीफ जस्टिस साहिबान को इस्तिस्ना के लिए खुसूसी कार्ड जारी किए जाते हैं, वो अब जारी नहीं किए गए। तो भाई क्या मकसद था फिर इसका लिखने का? एक तरफ आप इन्हें कहते हैं कि जी इस्तिस्ना हम नहीं चाहते और दूसरी तरफ खत भी लिखा था
तो उस ख़त का मकसद क्या था। तो बहरहाल आज जो वजाहत जो है ना वो कहते हैं कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, तो ये उज़्र जो आज पेश किया गया इससे तो मज़ीद सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इमरान खान और फवाद चौधरी पर आज तौहीने इलेक्शन कमीशन पर फर्द जुर्म आयद की जानी है। इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए चंद दिन पहले भी जेल गए थे, लेकिन वहाँ वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और उस दिन शुएब शाहीन की अदम दस्तयाबी की वजह से या अदम हाजिरी की वजह से वो समाअत नहीं हो सकी थी, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। आज इलेक्शन कमीशन के अफसरान, इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबर्स हैं वो दोबारा जाएंगे जेल और जेल जाकर अडयाला जेल में वो इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करेंगे और उन पर यह फर्द जुर्म आयद की जाएगी कि आपने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन की है, जो कि एक जुर्म है। तो इमरान खान को ये तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। तो आज देखिए इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो पाती है या नहीं। एक मामला जो बड़ा अहम है और वो चल रहा है बल्ले के निशान के हवाले से। बल्ले का निशान अगर नहीं होता तो क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए इस पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि और इस पर जो फैसला है वो महफूज किया गया है इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शंस और के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज अपना फैसला महफूज किया। अब देखें वो कब सुनाते हैं। एक उम्मीद है कि एक ऐसे वक्त में जाकर सुनाएंगे जब पीटीआई के पास कोई और चारा ना रहे, क्योंकि अभी अगर फैसला सुना दिया जाता है, बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, तो तहरीके इंसाफ के पास ऑप्शंस हैं। आज इसको बैरिस्टर गौहर ने कहा भी है कि हम पहले हाई कोर्ट के पास जाएंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हम अपने फोरम्स को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर ये फैसला महफूज करके थोड़ा सा ताख़ीर से सुनाया जाता है, जब अपने शेड्यूल आ चुका हो और मतलब शेड्यूल पर अमल दरामद होना शुरू हो गया हो और उस शेड्यूल में उसके बाद फिर बल्ले का निशान आपसे ले लिया गया हो 22 दिसंबर के बाद, और उसके बाद आप फैसला सुनाते हैं, यानी 22 को आपको का बल्ले का निशान आपको ले लिया जाता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कहा जाएगा कि जनाब अब तो वो वक्त ही गुजर चुका है, अब आपको निशानी अलाउड नहीं हो सकता। तो इस तरह की साजिश हमें लगता है कि तैयार की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करने के लिए, और ख़दशा यह है कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो फिर कोई और निशान भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें याद है कि जब पीपल्स पार्टी के ज़माने में एक दफ़ा उनसे तलवार ली गई थी तो फिर उनको तीर मिला था या उन्होंने तीर लिया था, लेकिन इस मरतबा जो है वो पीटीआई के साथ हमें ये ख़दशा दिखाई दे रहा है कि अगर बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो कोई निशान और नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फैसला करने वालों को अंदाज़ा है कि अगर बल्ले का निशान लेकर कोई और निशान दे दिया गया तो उसको भी 2 दिन के अंदर अंदर हिट कर दिया जाएगा, फेमस कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि शायद जो है वो ये ना हो और कोई भी निशान ना दिया जाए, ताकि एक निशान उस निशान को इस्टेब्लिश ही ना किया जा सके और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरे। अगर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरेंगे तो एक तो जाहिर है कि हल्कों में, मुख्तलिफ हल्कों में बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, और दूसरा ये है कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो आधे उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवार होंगे चूँकि वो, तो उनको ख़रीदने की कोशिश की जाएगी और या ड्रावा देने की कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना बने या उनकी पार्टी में ना जाएं। और उनमें से भी बहुत सारे लोगों के ज़हनों में फिर ख्याल आएगा कि हम अब जीत गए हैं तो क्यों ना फिर हुकूमती पार्टी में जाएं, वजारतें मिलेंगी और एंजॉय करेंगे। तो फिर यानी गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं रहेगी। अगर बल्ले का निशान नहीं रहता, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। पीटीआई का जो वर्चुअल जलसा है कितने लोगों ने देखा, ये बड़ा अहम सवाल है और इस पर हम फिगर्स देख रहे थे आज कि जी कोई 4.5 मिलियन, ये 45 लाख लोग कह रहा था, कोई 52 लाख लोगों का फिगर भी आया। लेकिन इस पर अशर बाजवा ने बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने कैलकुलेट किया है, और इस चार्ट को अगर आप देखें तो उन्होंने बताया है कि इंगेजमेंट्स जो हुई हैं कल, जो व्यूज़ और लाइक्स और कमेंट्स वगैरह, वो हुए हैं जी 2,40,40,173 2,40,00,000 इंगेजमेंट्स हैं, जो लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं और कमेंट्स हैं। और टोटल जो वीडियो काउंट्स हैं वो 2790 वीडियोस हुई हैं। फिर वीडियोस विद वर्चुअल जलसा, ऑनलाइन जलसा, उस पर जो इंगेजमेंट्स, व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स हैं वो 6,77,000 हैं, और टोटल वीडियो काउंट जो है वो 67 वीडियोज़ हैं। और फिर पीटीआई के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वो कहते हैं कि जी 2.5 मिलियन लोगों ने एक्स पर देखा, यानी ट्विटर पर, और
0.5 यानी तकरीबन 2 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर इसको देखा और 1.8 मिलियन लोगों ने फेसबुक पर इसको लाइव स्ट्रीम किया। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सिर्फ पीटीआई का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बनता है वो 2 और 2 4 और 5.8 मिलियन तकरीबन, नहीं सॉरी 2 और 2 4 और 4500 और 45 और यानी 6.3 मिलियन यानी 63 लाख लोगों ने सिर्फ पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर इस जलसे को देखा है। तो ये फिगर जो है वो हमारे सामने आई और इसमें हमने देखा कि जलसे की इंपॉर्टेंस, आज मैं आसमा शिराजी साहबा को शाहजेब के प्रोग्राम में सुन रहा था, वो कह रही थी जलसा तो खैर ये था ही नहीं। उन्होंने ये कहा, चलें हम भी मान लेते हैं आसमा शिराजी साहबा से कि ये जलसा नहीं था, जलसा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वो था कमाल, क्योंकि उसने जो है वो बहुत सारे लोगों को ये नींदें उड़ाई हैं सियासी मुखालिफिन की। और आज अगरचे जो पीटीए है उसने हमें कह दिया है कि नहीं जी ये तो तकनीकी ख़राबी कोई थी और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तकनीकी ख़राबी कैसे पैदा हुई, इसको पीटीए के वर्चुअल जलसे से ना जोड़ा जाए, क्या सरैया ना की जाए। लेकिन क्या हुस्न इत्तफाक है कि जब जलसा शुरू हुआ तो उस वक्त तकनीकी ख़राबी पैदा हुई, जब जलसा ख़त्म हुआ तो साथ ही तकनीकी ख़राबी जो है वो दूर भी हो गई। तो इस सादगी पर कौन ना मर जाए खुदा। अब इस जलसे में आप देखें ना, हमाद अज़हर साहब आए, बड़े अरसे के बाद वो पहली मरतबा दिखाई दिए लोगों को। इसमें अज़हर मशवानी जो है वो काफ़ी अरसे के बाद नज़र आए हैं। फिर जुल्फ़े बुखारी हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, ख़ुद इमरान खान का एक वीडियो पैगाम इसमें चला है, जरताज गुल जो हैं वो इसमें दिखाई दी हैं, मून सलाही ने ख़िताब किया है, उमर अयूब नज़र आए हैं, ये डॉक्टर शहबाज गिल हैं, कुछ और लोग भी थे जो ये इस जलसे में हमें वर्चुअल जलसे में दिखाई दिए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको ये कहना कि ये एक बिल्कुल जलसा नहीं था तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। चले जलसा नहीं भी था तो कुछ नया भी था, अगर इसका कोई और नाम रख दें, इसका नाम जी डालडा रख दें, कुछ रख दें आप इसका नाम जिसका कोई मतलब ना हो, कोई नाम रख दें, लेकिन मतलब इतने लोगों को इंगेज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने प्लेटफॉर्म पर कर लिया, ये तो मानना शायद पड़ेगा। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब बड़े दुखी थे, आज उन्होंने एक गुफ्तगू की और बड़े उसमें दुखी दिखाई दे रहे थे। वो कहते हैं कि जी सुबह का वज़ीर आज़म शाम को हाईजैकर कैसे बन गया, ये उन्होंने सवाल किया। सुबह का वज़ीर आज़म, वो इशारा कर रहे हैं कि जी मुझ पर परवेज़ मुशर्रफ ने मेरी हुकूमत ख़त्म करके मुझे हाईजैकिंग का केस बना दिया था। वो ठीक है, नवाज शरीफ साहब हाईजैकर तो नहीं है, ऑब्वियसली ये बात तो हम भी मानते हैं, नवाज शरीफ हाईजैकर नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये तो किया था ना कि परवेज़ मुशर्रफ का जहाज़ ज़मीन पे उतरने नहीं दे रहे थे, ये तो उन्होंने किया था। ये क्यों किया था, सवाल ये पैदा होता है कि आप परवेज़ मुशर्रफ, एक ऐसा जहाज़ जिसमें और भी मुसाफिर 150-200 मुसाफिर सवार हैं, उस जहाज़ में परवेज़ मुशर्रफ और उनकी अहलिया भी हैं, आप उस जहाज़ को लैंड नहीं करने दे रहे। आप कह रहे हैं नहीं जी इसको कहीं और ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, यहाँ पाकिस्तान में उतरने नहीं देना। सईद मेहदी साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, मुझे याद है, सईद मेहदी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ का, उनसे इफ्तिखार अहमद साहब ने पूछा था जब वो प्रोग्राम किया करते थे जवाब दे, तो उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने सईद मेहदी को सुन रखा है, उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पर ये कहा था, अगर इफ्तिखार साहब के साथ नहीं भी कहा था तो कहीं और कहा था। उन्होंने कहा था कि उस वक्त जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का ये ख्याल था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ को कुछ देर, कुछ घंटे उतरने ना दिया जाए तो हम चीज़ों को ज़मीन पर कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ियाउद्दीन भट्ट जो कि आर्मी चीफ बनाए गए थे, ये उन्होंने कहा सईद मेहदी साहब ने। अब नवाज शरीफ ने ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब की बात मानी या अपनी प्लानिंग थी उनकी, क्योंकि ये बात तो तय है ना कि उन्होंने एक प्लान बनाया था कि जब परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका से जहाज़ में सवार हो जाएंगे, जब वो हवा में होंगे, जब उनके साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा होगा, तो तब हमने आर्मी चीफ को चेंज करना है, ये मनसूबा तो बनाया गया था। और फिर नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के जहाज़ को उतरने से रोका कि इसको दुबई ले जाओ, इसको फलां जगह ले जाओ। आखिर में हुआ ये कि उन्होंने, पायलट ने कहा कि जी मेरे पास फ्यूल नहीं है, तो कहा कि अच्छा इसको नवाब शाह ले जाओ, कराची एयरपोर्ट की लाइट्स ऑफ कर दी गई। ये सारा कुछ क्यों किया गया नवाज शरीफ साहब? आप हाईजैकर तो नहीं है, मैं मानता हूँ आपको, आप हाईजैकर नहीं है, आप पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ये आपने क्यों किया था कि आप एक आर्मी चीफ को ज़मीन पर उतरने ही नहीं दे रहे थे, आपने उनको लैंड ही नहीं करने दे रहे थे, और इतने मुसाफिरों की आपने जो ज़िंदगियां हैं उसको ख़तरे में डाला बकौल परवेज़ मुशर्रफ के जी जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो रहा था। लेकिन चले अगर परवेज़ मुशर्रफ झूठ भी बोल रहे हो और फ्यूल नहीं भी ख़त्म कर रहा था, तो एक हैजानी कैफियत तो आपने पैदा कर दी मुसाफिरों में कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या ये हाईजैक हो गया या क्या हो गया। तो ये क्यों किया था? आप कहते हैं कि जी मुझे सुबह के वज़ीर आज़म को शाम को हाईजैकर बना दिया गया, तो आपने तैयारे को
जो है वो क्यों उतरने से रोका, लैंड करने से रोका? इस सवाल का जवाब तो बहरहाल आपको देना ही चाहिए। अच्छा, फिर वो उन्होंने कहा कि चित्राल वालों से पूछूंगा कि टनल मुझसे ले बनवाकर और वोट किसी और को दे देते हैं। मेरा ख्याल है फैक्चुअली ये बात भी दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ये जो टनल है वो नहीं बनाई, ये टनल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई है। मैं एक मरतबा 2015-16 में गालिबन गया था, तो मैंने वहाँ पर लोगों से पूछा कि आइंदा वोट किसको दोगे। कैलाश में मैंने, बम्बूरेत में मैंने लोगों से पूछा, कैलाशी लोगों से पूछा कि किसको वोट दोगे, चित्राल के लोगों से पूछा किसको वोट दोगे, तो उन्होंने कहा हम परवेज़ मुशर्रफ को वोट देंगे। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म हो चुका था और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में यानी उनका कोई पाकिस्तान भर में पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन चित्राल की सीट कहती थी कि जी हमने परवेज़ मुशर्रफ को वोट देना है। मैं उनसे पूछता था कि क्यों आप परवेज़ मुशर्रफ को वोट क्यों देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने हमें टनल दी है और उसकी वजह से हमारा सफ़र बहुत कम हो गया। वरना आपको जानते हैं लवारी टॉप के ऊपर से गुजरना पड़ता था, पहले टॉप के ऊपर जाते थे, फिर टॉप से नीचे आते थे तो 2-3 घंटे लगते थे। टनल बन गई तो वही 2-3 घंटे का सफ़र 15 मिनट में हो जाता था। तो चित्राल के रहने वालों को और कैलाश के लोगों को और उस पूरे रीजन के लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ इससे, और वो बड़ा उसकी वजह से उनको सहूलत हासिल हो गई। तो ये परवेज़ मुशर्रफ को लोग याद करते थे कि उन्होंने टनल बनवाई। आज मैं हैरान हो गया कि नवाज शरीफ साहब ने दावा किया कि ये टनल तो मैंने बनाई है, और वो पूछ रहे हैं कि टनल मुझसे बनवा के वोट किसी और को क्यों देते हो। तो लोग इतने सादा तो नहीं है कि उनको पता ना हो कि टनल किसने बनवाई है। एक बात अलबत्ता परवेज़ मुझे नवाज शरीफ की दुरुस्त मालूम हुई है, उन्होंने कहा कि जी मैंने इमरान खान के 5 साल दौर में सिर्फ 330 किलोमीटर का एक टुकड़ा रह गया था सक्खर से हैदराबाद का। वो सक्खर से हैदराबाद अगर आप लाहौर से कराची ट्रैवल कर रहे हैं तो आप, या इस्लामाबाद से या पेशावर से इवन आप कराची के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो बीच में 330 किलोमीटर का टुकड़ा जो सक्खर से हैदराबाद का आता है वो इतना तकलीफ दे है कि वो सारे सफ़र का मज़ा किरकिरा हो जाता है, और सारी जो आपने ट्रैवल किया होता है वो सारा टाइम, यानी आप देखें कि आप लाहौर से सक्खर 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, 6.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन सक्खर से हैदराबाद 330 किलोमीटर में भी आपको 6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो सड़क सही नहीं है। और वो टुकड़ा जो है वो 5 साल दौर में इमरान खान का नहीं बन सका। तो ये बात नवाज शरीफ की बहरहाल दुरुस्त है। तो ये क्यों नहीं हो सका, ये इसको तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखना चाहिए कि अगर मोटरवे और इतना इंपॉर्टेंट था ये वाला पैच, इससे पूरा रूट कंप्लीट हो रहा था, उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने ये दावा किया है वसीम बदामी के शो में कि इमरान खान ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। पहले सुन लें उन्होंने क्या कहा, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। आपने ये भी कहा कि ये कहा आपने कि खान साहब ने आपको पिछली मुलाकात में, आखिरी मुलाकात में कहा कि जो भी बंदा पार्टी छोड़ गया है, चाहे वो शेख रशीद साहब हो या कोई भी हो, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इज दैट करेक्ट? जी हाँ। अच्छा, इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब या कोई जिसने भी पार्टी छोड़ी उसको टिकट नहीं मिलेगा? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसने भी शख्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू किया है, मसलन सदाकत अब्बासी साहब या इंटरव्यू किया है, उसको टिकट नहीं मिलेगा इस इलेक्शन में? उनको टिकट नहीं मिलेगा, या जो हमारे पार्टी के नहीं उनके मुखालिफ हम अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो फील्ड करेंगे। आज आप शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या जिसने इंटरव्यू दिया है उसको टिकट नहीं मिलेगा। मेरी मालूमात मुख्तलिफ हैं। वैसे मेरी मालूमात ये हैं कि इमरान खान, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, जिन्होंने इंटरव्यू किया है, इमरान खान उनके बारे में नरम गोशा रखते हैं, और अगर वो चाहें तो इमरान खान को वापस पार्टी में ले लेंगे, जिनमें सदाकत अब्बासी भी शामिल है, उस्मान डार भी शामिल है, अली नवाज अवान भी शामिल है। मेरी इत्तला के मुताबिक अली नवाज अवान, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के बारे में इमरान खान नरम गोशा रखते हैं, और वो समझते हैं कि अगर ये वापस आना चाहेंगे तो इनको लिया जा सकता है, या मेरी मालूमात या मेरा एनालिसिस ये है कि इनको वापस लिया जा सकता है। आप देखें ना, उस्मान डार फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान उससे इतना नाराज़ होता है तो उमर डार जो उनके भाई हैं वो कोर कमेटी में कैसे आ जाते हैं। तो उस्मान डार के हवाले से भी इमरान खान ये समझते हैं। तो मेरी मालूमात बहरहाल शेर अफजल मरवत से मुख्तलिफ हैं। कल हमाद अज़हर ने कहा भी था कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं वो सारे जो है वो एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरख्वास्त करें, तो फिर इमरान खान उस पर गौर करेंगे। इसका मतलब है कि हतमी तौर पर दरवाजे बंद नहीं हुए। हाँ, जिन लोगों से बहुत संजीदगी के साथ नाराज़ हैं इमरान खान, उनमें
असद उमर साहब सर फहरिस्त हैं, क्योंकि असद उमर साहब के बारे में इमरान खान का ख्याल है कि इन्होंने बहुत जल्दी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से और भी बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को लगा कि अब तो बात गई, और असद उमर से इनके इन्फ्लुएंस में आकर और भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहाँ तक फवाद चौधरी का ताल्लुक है तो मैं यकीन से नहीं कह सकता, मुझे लगता है कि फवाद चौधरी के साथ भी अगर इमरान खान की कोई एक मुलाकात या सेटिंग हो जाए तो इमरान खान उसको भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि बहरहाल फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने जल्दी तो की थी, लेकिन एक स्टेटमेंट देकर और फिर वो अलग हो गए और उस तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी नहीं गए और अब जेल भी काट रहे हैं। तो इमरान खान जो है शायद उनके लिए भी कोई रास्ता पैदा करें, ये मेरी राय है इस पर शेर अफजल साहब के बयान पर। इलेक्शन की चूँकि अब आमद है और तमाम सियासी जमातें टिकटें देने की फ़िक्र में हैं, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि ज़रा टिकटें हो जाएं तो फिर हम इस पर सिलसिला शुरू करें। कुछ लोगों ने वैसे शुरू किया हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़रा टिकटें आ जाएं तो फिर हम उसका सही से एनालिसिस करते हैं। लेकिन नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड जो है वो 12 उसके इजलास हो गए हैं, लेकिन अभी तक टिकटें फाइनल नहीं हो पा रही। इस्लामाबाद में दोनों तरफ रौला पड़ा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और नून लीग का भी, क्योंकि इस्लामाबाद की सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो खैर बहुत ही क्योंकि पिछली मरतबा तीनों सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती थी, तो यहाँ पर पीटीआई की तरफ से तो बहुत लोगों की नज़रें हैं। शोएब शाहीन भी चाहते हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ें, इसके अलावा बाबर अवान भी चाहते हैं यहाँ से इलेक्शन लड़ें, और भी लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इस्लामाबाद से, क्योंकि ये उनके ख्याल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख्याल में ये पक्की पकाई सीटें हैं। लेकिन पीटीआई के लिए भी हालात उतने साजगार तो नहीं रहे, जिस वजह से अब नून लीग भी चाह रही है कि जी उनके बंदे भी चाह रहे हैं कि वो यहाँ से इस्लामाबाद में यानी टिकटों के लिए लड़ाई या खींचातानी चल रही है। अब जैसे NA 48 है, ये पहले NA 52 हुआ करता था, जहाँ पर तारिक फजल चौधरी साहब पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़े थे और राजा खुर्रम नवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़े थे और राजा खुर्रम नवाज़ जीत गए थे, तारिक फजल चौधरी यहाँ से हार गए थे। लेकिन इस मरतबा तारिक फजल चौधरी दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ने की, यानी यहाँ से वो चाहते हैं कि अपने बहनोई रिफत जावेद जो हैं, जो डिप्टी मेयर भी रहे हैं, उनको इलेक्शन लड़वाएं, लेकिन ख़ुद वो अगले हल्के से दूसरे हल्के से NA 47 जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो कि पहले NA 53 हुआ करता था। यहाँ पर आप जानते हैं कि इमरान अहमद खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था शायद खाकान अब्बासी के मुकाबले में और ये इलेक्शन जीत लिया था, और उसके बाद यहीं पर इमरान खान ने सीट ये छोड़ दी थी, मियांवाली की रखी थी, सीट छोड़कर यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था और ज़िमनी इंतखाब में अली नवाज़ अवान यहाँ से जीत गए थे। और इस मरतबा यहाँ से तारिक फजल चौधरी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ शेख अंसर अजीज़ जो हैं वो भी जो नून लीग के सीनियर लीडर हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ से उनको टिकट मिल जाए। राजा वकार भी इंटरेस्टेड हैं, अदनान कियानी भी इंटरेस्टेड है, 12 लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया है टिकट के लिए। जो शेख अंसर अजीज़ और तारिक फजल चौधरी यहाँ पर ज़्यादा ऐसा लगता है कि उम्मीदवार हैं इस हल्के में। और इसके अलावा जो तीसरा हल्का है इस्लामाबाद का NA 46, जो पहले NA 54 हुआ करता था, तो यहाँ पर नून लीग के एक बहुत पुराने लीडर हैं अंजुम अकील ख़ान, वो अक्सर यहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे। लेकिन 2018 का इलेक्शन था वो भी हारे असद उमर साहब से। असद उमर साहब ने 56,000 वोट हासिल किया और अंजुम अकील ने 32,991 वोट हासिल किए, हार गए। फिर इन्होंने 2013 में जावेद हाशमी के मुकाबले में भी ये इलेक्शन हारे थे अंजुम अकील साहब। फिर 2008 में अलबत्ता ये जीते थे, पिछले दोनों इलेक्शन ये हारे हुए हैं। और इसी तरह से इन पर यह है कि जो 2013 का बाई इलेक्शन हुआ था, असद उमर साहब यहाँ से लड़े और जीते थे, तो चौधरी अशरफ गुज्जर को नून लीग ने टिकट दिया था और इन्होंने अंदर खाते चौधरी अशरफ गुज्जर की मुखालफत की थी, क्योंकि ये इनको टिकट नहीं मिला था। तो इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो अकील अंजुम साहब हैं, अंजुम अकील साहब हैं, इन्होंने ये वाला जो हल्का है वो ख़राब किया था। फिर यहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने थे, अंजुम अकील साहब ने वहाँ पर भी अपना पैनल खड़ा नहीं किया। उस पर मरीम नवाज़ जब यहाँ पर आई थी तो बड़ा नाराज़ भी हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अनअपोज्ड यहाँ पर जितवा दिया और अपना पैनल खौफ से, घबराहट से खड़ा नहीं किया कि जी हम हार जाएंगे। तो ये उनकी कारकर्दगी है। तो अब यहाँ पर जो है वो 3-4 लोगों ने अप्लाई किया टिकट के लिए, लेकिन अंजुम अकील एक तो ज़ाहिर है ख़ुद वो पुराने यहाँ से खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जो सैयद ज़ीशान अली नकवी हैं, शानी शाह जिनको हम कहते हैं, तो सैयद ज़ीशान अली नकवी यहाँ पर वो डिप्टी मेयर भी रहे हैं 2016 से 21 तक, तो वो बड़े उम्मीदवार हैं और बड़े मुतहरिक भी हैं। ये डिप्टी मेयर जब थे तभी उन्होंने काफ़ी काम किया था और अभी हाल ही में ये काफ़ी मुतहरिक रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को रिसीव करना और मरीम नवाज़ के करीब रहना। और तो इस वजह से सैयद ज़ीशान अली नकवी जो हैं, इनका भी काफ़ी
चांस है कि इस मरतबा अंजुम अकील की बजाय इनको टिकट मिल जाए। तो ये इस्लामाबाद में अभी सूरत हाल ज़्यादा वाज़े हो जाएगी, चंद दिन में हमें पता चल जाएगा कि किसको टिकट मिल रहे हैं और किसको कहाँ से जो है वो नून लीग कहाँ से दे रही है और PTI कहाँ से दे रही है और कौन किसके मुकाबले में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।